हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। साइंस के पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सीरीज में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। एमसीक्यू या पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत ये साइंस का हमारा पांचवा भाग होगा। इससे पहले 4 जो आपके लेक्चर हैं वो एमसीक्यू के हो चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएंगे। तो वर्तमान समय में बहुत सारे एग्जाम में साइंस जो है वो आपका पूछा जा रहा है, विशेष करके जो प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा है, जो आपका टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया है, आने वाले समय में एससीएफ की वैकेंसी आने वाली है, या कोई भी पीएससी और व्यापम की परीक्षा, चाहे वो सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हो, व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, जिसमें साइंस जो है वो आपका सिलेबस में शामिल है, तो वहां पे ये जो आपका पीवाईक्यू सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपके मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके जाना या इनका प्रैक्टिस करके जाना जो है वो आपका बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में अधिकांश छात्रों की मांग जो है वो पीवाईक्यू और एमसीक्यू को लेकर के रही है, क्योंकि इससे काफी मदद मिलती है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व करने में और अपने तैयारी को परखने में। तो साइंस की भांति ही हम बाकी सब्जेक्ट के भी आपका एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज जो है वो लेकर के आने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम जो है वो लाइव प्रीमियर कर रहे हैं। बहुत सारे क्लासेस की व्यस्तता के चलते मैं इसको पूर्णतः लाइव न लेकर के लाइव प्रीमियर कर रहा हूं, और आप सभी को पता होगा कि लाइव प्रीमियर के दौरान जो है अध्ययन अध्यापन के दौरान, पढ़ाने के दौरान, समझाने के दौरान मैं आपके मैसेजेस जो है वो आपका रीड नहीं करूंगा। लेकिन जब ये क्लास आप देख पा रहे होंगे, जब आपका लाइव प्रीमियर हो रहा होगा, उस दौरान मैं आपके जो मैसेज है वो रीड करूंगा। जनरली हमारी क्लासेस यूट्यूब में होने वाली जो आपका क्लासेस होती हैं वो प्रतिदिन सुबह 8 बजे लाइव प्रीमियर होती हैं। तो यदि आप इस समय पर इस क्लास को देख रहे हैं तो लाइव सेक्शन में जाइए, और जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे आपका प्रैक्टिस करेंगे, देखने वाले हैं, उन सभी का आंसर देते हुए आप चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम आज के इस भाग की जो है वो आपका शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे सेशन का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लगभग हम 50 क्वेश्चन जो है वो आपको करने वाले हैं, उनके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपके स्क्रीन के नीचे देखिए, यहाँ पर जो आपका फ्री ऑनलाइन कोर्स का नंबर दिखाई दे रहा है 9691192359, आप इस नंबर पर हमको मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ पे क्लासेस के लिंक के साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे। साथ ही जो छात्र हमारे पेड क्लासेस की इंक्वायरी करना चाहते हैं या उससे संबंधित किसी भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो लास्ट में यहाँ पे कॉर्नर पे जो आपका पेड ऑनलाइन कोर्स के लिए नंबर मेंशन है 7470960094, आप वहां पे व्हाट्सअप करिए। एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको पेड कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। चलिए बिना देर किए पहला क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज के इस एमसीक्यू सीरीज को मैंने थोड़ा सा अलग ढंग से प्रिपेयर किया है। मैंने खुद जो है इसको बनाया है। यहाँ पे मैं इमेज के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। एग्जाम में तो आपकी इमेज रहेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा रचनात्मकता बनाए रखने के लिए मैंने यहाँ पे इमेज जो है वो आपका शामिल किया है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका सामने है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन सी है धूल के कण, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। ठीक है, ज्यादा समय मैं दूंगा नहीं किसी भी प्रश्न के ऊपर, क्योंकि कम समय में मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जो लोग आपका लाइव प्रीमियर अटेंड करते हुए चल रहे हैं मॉर्निंग में, वो डायरेक्ट जो है आपका आंसर दीजिए। और आंसर जब भी देंगे तो क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे, केवल ए बी सी डी आपको नहीं लिखना है, वन भी मेंशन करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का ए है या 1 का बी है, ऐसा मेंशन करते हुए चलेंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका प्रकीर्णन। सूर्य जो है आपका सनराइज होते समय और सनसेट होते समय, दोनों समय लाल रंग का दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है? आपका प्रकीर्णन। कैसे? ये सारे जो कंसेप्ट है मैं पूर्ववर्ती क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ। वो कंसेप्ट जो मैं आपको पहले के क्लासेस में नहीं समझाया होऊंगा या नहीं पढ़ाया होऊंगा, उनको मैं ज्यादा डील करूंगा। मैं आपको बताया था कि जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग सर्वाधिक दूरी जो है वो आपका तय करता है
है ना। जो सनलाइट है वो 7 रंगों में विभक्त है, जिसमें जो आपका लाल रंग है, कह सकते हैं कि उसका तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए वो लंबी दूरी तक आपका गमन करता है। होता क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से या हमसे सर्वाधिक दूरी पर होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक दूरी तक केवल एक ही लाइट हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, वो है आपका लाल रंग। इसीलिए सनसेट और सनराइज के समय जो आपका सूर्य है वो लाल कलर का दिखाई देता है। तो रीजन क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देख पा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन घरेलू जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनसे संबंधित है। क्वेश्चन आपके सामने है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में, बी समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विद्युत के चैप्टर के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो दो का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये आप कमेंट करिए। ठीक है, तो आप हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ ही कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक, ये बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि घरों के जो आपके विद्युत उपकरण होते हैं वो किस क्रम में जो है वो आपके जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर है, घरों में जो विद्युत उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होंगे आपके घर में, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सभी का जो आपका विद्युत परिपथ होता है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। जबकि याद रखेंगे कि आपके घर में, आपके घर के वायरिंग की सेफ्टी के लिए जो फ्यूज होता है, फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। फ्यूज श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जबकि जितने भी घरेलू विद्युत संयंत्र वगैरह आपके उपकरण होते हैं वो पैरेलल क्रम में या समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ठीक है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, ए चालन का मतलब कंडक्शन का, बी संवहन का अर्थात कन्वेक्शन का, सी विकिरण का अर्थात रेडिएशन का, डी संघनन का अर्थात कंडेंसेशन का। ठीक है, ये उष्मा संचरण के नियम के अंतर्गत जो है आपका आता है ये वाला जो आपका क्वेश्चन है। तो 3 का ए होगा, 3A होगा, 3B होगा, 3C होगा, 3D होगा, ऐसे आप कमेंट करते हुए आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन का या कन्वेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे केतली के भीतर जो है वो आपका पानी है। जब पानी को हम नीचे बर्नर लगा करके गर्म करते हैं तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ठोसों में जो आपका उष्मा का संचरण होता है वो चालन के द्वारा होता है, जबकि द्रव और गैसों में जो उष्मा का संचरण होता है वो संवहन या कन्वेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ये एक नया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ऑप्शन है आपके, ए रेडियो कोबाल्ट, बी रेडियो आयोडीन, सी रेडियो सीसा या रेडियो लेड भी बोल सकते हैं, और डी रेडियो फास्फोरस। ठीक है, चर्म रोग के उपचार में कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है, तो 4A होगा, 4B होगा, 4C होगा, 4D होगा, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, जब लाइव प्रीमियर होगा तो वो सारे कमेंट जो है वो मैं पढ़ते हुए चलूंगा। ठीक, तो इसका सही आंसर अपन देखें तो इसका सही आंसर है रेडियो फास्फोरस। ठीक है, याद रहेगा, इस चीज को याद रखना। नया क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कि चर्म रोग के उपचार में किसका यूज किया जाता है, रेडियो फास्फोरस का यूज जो है वो आपका किया जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन चलते हैं कि एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की जो है वो आपका कमी हो जाती है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ए रक्त में हीमोग्लोबिन की, बी खनिज लवणों की, सी जल की या डी विटामिन की। तो सभी को पता होगा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होना ही क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। तो मेरे ख्याल से इसको आपका सोचने की भी जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे लिटमस टेस्ट जो है आपका मेंशन है।
अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्षार लाल लिटमस को क्या करता है। तो ये बड़ा ही सिली क्वेश्चन है, बस केवल आपको रिवाइज कराने के लिए क्वेश्चन मैंने रखा है। नीला करता है, बैंगनी करता है, काला करता है, सफेद करता है। ठीक है, तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं कि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, आपका नीला करता है। आपको याद होगा कि अम्ल क्षार पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल सा फंडा जो है आप हमेशा याद रखना, वो है आपका अनिल। ठीक है, अब ये अनिल का मतलब मैं आपको बता दिया था। इसमें इसमें अ का मतलब आप याद रखना अम्ल। ठीक है, नी का मतलब आप याद रखना नीला, और ला का मतलब आप याद रखना लाल। मतलब अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अम्ल नीले को लाल करता है। एक को याद रखेंगे तो दूसरा जो क्षार है वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। क्षार जस्ट उल्टा करेगा, क्षार लाल को क्या करेगा, नीला। और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षार लाल लिटमस को क्या करता है, तो क्षार लाल लिटमस को क्या करता है, नीला। तो ये अनिल की याद रखेंगे तो आसानी से जो है आप इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। मेहंदी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो जो गर्ल्स हैं वो थोड़ा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि ये ज्यादातर आपके हाथों में जो है वो पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं, ए लासोन, बी कार्बन, सी आयरन, डी पोटेशियम। ठीक है, ये पूछे गए ही क्वेश्चन है, पीवाईक्यू ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ कुछ मैंने जनरेट किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेट से बाहर के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी मैंने शामिल किया है। ये क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी वगैरह में ये पूछा गया जो है वो आपका क्वेश्चन है कि मेहंदी जो आपका होती है वो ग्रीन से लाल कैसे हो जाती है। तो 7 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आप बताते हुए चलेंगे। 7 ए होगा, 7 ए लिखना, 7 बी लिखना, 7 सी, 7 डी, इस प्रकार से लिखते हुए चलना। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लीजिए, लासोन। ठीक है, लासोन आपके चलते, लासोन पाया जाता है मेहंदी में, जिसके चलते मेहंदी जो है वो लाल रंग की जो है वो आपका हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ये क्या है, तो ये है आपका चूना, चूना का पाउडर। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस जो है वो आपका निकलती है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आप केमिकल कंपोजिशन जानते होंगे कि चूने का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, पानी का तो H2O होता है, तो चूना का जो आपका पाउडर होता है ना, उसमें जब हम आपका पानी मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो जब भी चूने जो है आपका उसमें पानी हम मिलाएंगे तो हमेशा CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा सी। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब ये जो एप्पल है, आपने जनरली देखा होगा कि एप्पल जो है उसको काटने के कुछ देर बाद एप्पल ऐसा पीला पड़ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, देखिए कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बनाता है, ऑप्शन है देख लीजिए, ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी पोटेशियम ऑक्साइड, सी सोडियम ऑक्साइड, डी आयरन ऑक्साइड। अब इतना तो आपको पता चल गया कि ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड बनने के चलते ही जो आपका एप्पल है उसका रंग क्या पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है। तो 9 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। हल्का सा आप दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेट करके बना लेंगे कि 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखना कि सेब का भूरा पड़ने का कारण ये है कि वो कुछ समय बाद उसका जो आपका आयरन होता है उसमें वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इसीलिए कटा हुआ सेब कुछ देर बाद क्या पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ठीक है, ये विद्युत से संबंधित क्वेश्चन है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली कई बार ये पूछा गया है। ऑप्शन है, ए लेड, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी आपका सिल्वर। ठीक है, तो 10 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आप बताएंगे। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम आपका चालक कौन सा कहलाता है।
तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कहलाता है सिल्वर या आपका चांदी। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सिल्वर, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, इसी को चांदी कहा जाता है। और चांदी को रिप्रेजेंट करते हैं एजी से, इस चीज को याद रखना, आर्गेंटम। ठीक है, इसका जो मेन नाम होता है ना, वो होता है आर्गेंटम, इसको एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में कहते हैं चांदी और इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर। सिल्वर को ऐसा ही मत कर देना, ऐसा ही मतलब क्या होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिल्वर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एजी से। तो आर्गेंटम, एजी या चांदी या सिल्वर जो होता है, वो विद्युत का सर्वोत्तम क्या होता है, आपका चालक होता है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, किस धातु को चाकू से आसानी से जो है वो आपका काटा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आपका सोडियम। ठीक है, तो 11 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं, अपवाद स्वरूप वो कठोर ना होकर के मुलायम प्रवृत्ति की होती हैं। तो मुलायम प्रवृत्ति के होने के चलते उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो कॉपर तो मुलायम नहीं होता, तांबा आपने देखा हुआ है, आयरन भी आपने देखा हुआ है, वो मुलायम नहीं होता। मरकरी जो होता है पारा, वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, द्रव रूप में होता है, तो उसको चाकू से कैसे काटोगे। बच गया क्या आपका सोडियम। तो सोडियम मुलायम धातु है, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मुलायम धातुओं की श्रेणी में आते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे आपका सही आंसर हो जाएगा 11 का डी, सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो डायरेक्ट साइंटिफिक, ये रटने वाला जो है वो आपको क्वेश्चन है। तो रेबिड के टीके की खोज किया था ए एडवर्ड जेनर ने, बी लुई पास्चर, सी अलेक्जेंडर, डी गोल्ड स्टीन। ठीक है, तो रेबीज के टीके के जो आपके खोज करता है वो है लुई पास्चर। याद रखना, रेबिज का जो आपका टीका होता है, जो जनरली कुत्ते के काटने से होता है, केवल कुत्ते के काटने से नहीं होता, बिल्ली, आपका लोमड़ी, बंदर और भी जो जानवर होते हैं, उनके काटने से भी जो है वो आपका रेबीज फैलता है। बेसिकली वो रेबीज वायरस के चलते होता है। उनके वाहक जो है, प्रमुख वाहक जो है वो आपके डॉग या कुत्ते होते हैं। तो रेबीज के टीके की खोज जो है किसने की है, लुई पास्चर ने की है। और रेबीज से बचने का एकमात्र उपाय उसका वैक्सीन ही है। दूसरा रेबीज का कोई इलाज जो है वो आपका नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है आपका, रिलेटेड है ये अर्थक्वेक से, भूकंप से। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है ए एपिग्राफ, एपिग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी सिस्मोलॉजी, डी एंटीमोलॉजी। ठीक है, भूकंप का अध्ययन जो है वो क्या कहा जाता है। तो 13 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी होगा, ये बताइए। ठीक है, इसमें से आपने तो दो को एलिमिनेट जो है वो कर ही लिया होगा। जनरली छात्र जिस दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, उन दोनों ऑप्शन को मैंने रखा हुआ है। जैसे कि बी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है सिस्मोग्राफ, और सी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है आपका सिस्मोलॉजी। ठीक है, इसमें भूकंपों का अध्ययन पूछा गया है, तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी होता है ना, आपका फाइटोलॉजी होता है, साइटोलॉजी होता है, हिमेटोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजी होता है। तो लॉजी वर्ड मतलब वो विज्ञान की एक शाखा है जिसमें उसका अध्ययन करते हैं। तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, और भूकंप का मेजरमेंट जिस ग्राफ के द्वारा किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब 14वें नंबर क्वेश्चन पे हम जाते हैं, 14th जो आपका क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। अभी हमने कुछ देर पहले रेबिज के टीके के बारे में देखा था कि रेबिज के टीके के आविष्कारक कौन है, आपके लुई पास्चर। उसी प्रकार से पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है, ए जे थॉमसन, बी जेड जॉनसन, सी जॉन ई साल्क, डी जॉन हैरिसन। ठीक है, तो पोलियो के टीके का आविष्कारक कौन है। 14 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी होगा। ठीक,
इसका राइट आंसर है आपका जॉन ई सॉल्क। ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड जो है वो आपका पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की है, पोलियो के टीके की खोज जॉन ई साल्क ने जो है वो आपकी की है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह जो है वो कार्य करता है, मतलब किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। आपके ऑप्शन है ए मतलब उत्तल दर्पण, ये गलत है एक्चुअल में। ठीक है, ए आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, गलत बोल के आपको हिंट दे दिया कि दर्पण की भांति तो व्यवहार करेगा नहीं। पानी के भीतर वायु का बुलबुला दर्पण की भांति तो व्यवहार करेगा नहीं। वो करेगा किसकी भांति व्यवहार? लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। तो आपके ऑप्शन ए और बी तो गलत हो जाते हैं। अब सी और डी में से ही एक है कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। तो 15 का ए बी सी डी में से क्या होगा? अधिकांश छात्र इसको अगर नहीं पढ़े रहते हैं तो वो उत्तर लगाते हैं उत्तल लेंस को, क्योंकि पानी में जो वायु का बुलबुला होता है ना, वो उत्तल लेंस की भांति जो है दिखता है। बट ये सारा खेल जो है वो अपवर्तनांक का है। ठीक है, अगर आपका देखें हम तो अपवर्तनांक वाला जो आपका टॉपिक है उसमें मैं पढ़ाता हूँ कि अगर जो आपका कोई भी लेंस अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में है तो वह विपरीत व्यवहार करेगा। ठीक है, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है ना, उसमें वायु है, तो पानी का अपवर्तनांक हवा की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हवा कमजोर पड़ गया अपवर्तनांक के मामले में, तो यहाँ पे लेंस जस्ट उल्टा व्यवहार करेगा। दिख भले ही रहा है ये उत्तल लेंस जैसे, लेकिन ये व्यवहार करेगा अवतल लेंस जैसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अवतल लेंस। पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे अपन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके यूरेनियम डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से, सी परमाणु डेटिंग से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपके फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो कितने पुराने हैं, इसका निर्धारण जो है किस तकनीक से किया जाता है? तो 16 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, या आपका डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 16 का जाएगा आपका बी। इस प्रकार के फॉसिल्स वगैरह का जो आपका उनके एज का निर्धारण होता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू होता है। राइट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ये इस फिग्मोमेनोमीटर से रिलेटेड है। आप स्क्रीन पे चित्र जो है वो आपका देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बड़ा ही इजी है, इस यंत्र को लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये क्या है? स्पिग्मोमेनोमीटर। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, खास करके कोशिका से, कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था? हम जो है आपका एनिमल सेल जो है वो आपका पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको मैंने लाइसोसोम, उसके कार्य या उसके खोजकर्ता, इसको बड़ी डिटेल से आपको अध्ययन जो है वो आपको कराया है। अभी भी जो आपका क्लास है वो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, जिन्होंने आपका नहीं देखा है कोशिका वाला क्लास को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है ए विलियम हार्वे, सी डी डुवे। ठीक है, सी डी डुवे का पूरा नाम है क्रिश्चियन डी डुवे, सी है आपका ग्रेगरी मेंडल, और डी है आपका जॉन डॉल्टन। तो इसका राइट आंसर है आपका लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? बी, क्रिस्टियन डी डुओ के द्वारा। ठीक है, सी डी डुए के द्वारा। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष कहना चाहिए कि एक माप है, और इससे किस चीज को मापा जाता है? आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान की, बी दूरी की, सी समय की, डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करिए 19 का क्या होगा? 19 ए होगा, 19 बी होगा, 19 सी होगा, या 19 डी होगा? ठीक है, तो नॉर्मली ये लगता है कि प्रकाश वर्ष, वर्ष शब्द सुन के ऐसा लगता है कि ये समय की इकाई होगी, बट ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी की इकाई है। ठीक है, बहुत बड़ी इकाई होती है। हालांकि आपको मैं बता दूं, दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है बेटा, उसे पारसेक कहते हैं। ठीक है, पारसेक,
इस चीज को आप याद रखना। दूरी की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है? आपका पारसेक होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन दूरी मापने की अगर आपको पूछ दिया जाए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ऑप्शन में मान लो प्रकाश वर्ष भी है और ऑप्शन में मान लो पारसेक भी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पारसेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया वो क्वेश्चन के रूप में मैंने यहाँ पे आपका पूछा है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो ए चुंबकीय बल की, बी समय की, सी दूरी की, डी द्रव्यमान की। तो सोचने की आवश्यकता है नहीं, अभी भी मैंने बताया कि पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आप आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, ठीक है। ऑप्शन है ए 1971, बी 1985, सी 1991, डी 1965, ठीक है। तो 21 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्वेश्चन के साथ आप कमेंट करिएगा, कमेंट में आपके पढ़ते हुए चलूंगा लाइव प्रीमियर में, ठीक है। 1971 है, 1985 है, 1991 है, 1965 है। तो ये थोड़ी सी रटने वाली चीज है। तो 21 का जो आपका सही आंसर है वो है 1971, ठीक है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई जो आपका पद्धति है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, ये 1971 में जो है वो आपका लागू की गई, ठीक है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। मतलब लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्टर, बी वॉट, सी न्यूटन, डी डायोप्टर, ठीक है। तो 22 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा, इसको बताइए, ठीक है। लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है, ठीक है। जब तक आप इसका आंसर देते हैं, आप आंसर दीजिएगा लाइव प्रीमियर के दौरान, मैं पढ़ूंगा उसको, ठीक है। तब तक मैं लेंस की क्षमता के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक। इस चीज को आप हमेशा याद रखना, महत्वपूर्ण है। जो आपकी लेंस की क्षमता होती है बेटा, लेंस की क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी के। मतलब लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कम है तो ये कहा जाएगा कि लेंस की क्षमता क्या है? आपका अधिक है। और लेंस की फोकस दूरी हमेशा कम कब होती है? जब भी आपका लेंस मोटा बनाया जाता है तो उसकी जो आपकी फोकस दूरी है, एफ है, वो कम हो जाता है। इसीलिए मोटे लेंस की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जबकि जब लेंस जो होता है पतला होता है तो उसकी जो फोकस दूरी होती है ना, वो अधिक होती है। तो अगर फोकस दूरी अधिक होगा तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? कम। इसीलिए पतले लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो कम होती है, ठीक है। पतला लेंस का क्षमता कम होगा, मोटा लेंस का क्षमता ज्यादा होगा। बचपन में आपने देखा होगा ऐसे उत्तल लेंस से जब आप कागज वगैरह को जलाते होंगे तो पतला लेंस उतने अच्छे से नहीं जला पाता है, लेकिन अगर वही लेंस मोटा रहता है तो अच्छे से जलाता है। क्यों? क्योंकि लेंस मोटा है मतलब उसकी फोकस दूरी कम है, फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो याद रखेंगे, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में हमेशा व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मोटा पतला को भी याद रखना, लेंस अगर जितना मोटा होता जाएगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, लेंस पतला होता जाएगा उसकी फोकस दूरी अधिक होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि आपका लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है सही पद्धति में, तो इसका सही आंसर है डी डायोप्टर। तो जितने लोगों ने 22 का आंसर डी दिया है उन सभी का जो है वो आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्षारक को, मतलब क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ये बड़ा इजी चीज है, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए दोनों आयन, बी OH माइनस आयन, सी H+ आयन, डी कोई आयन नहीं, ठीक है। तो जब भी आपका क्षार को जल में घोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो हम एक प्रबल क्षार ले लेते हैं, क्या आपका NaOH,
इसको जल में घोला जाएगा, मतलब H2O के साथ अपन क्रिया कराएं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका Na+ जो है वो अलग हो जाएगा, OH- जो है वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि OH- आयन दिया, बाकी और समीकरण को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हम वहीं पे रुकते हैं कि जब भी आपका क्षार को जल में घोला जाता है तो कौन सा आयन मुक्त करता है, OH- आयन। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, OH- आयन, ठीक है। तो 23 का जिन्होंने भी आंसर आपका बी दिया है उन सभी का जो है आपका सही है, ठीक है। याद रखेंगे जब अम्ल को हम जल में घोलेंगे उस समय वो H+ आयन देगा, क्षार को जल में घोलने पर वो H- आयन देता है और अम्ल को जल में घोलने पर वो हमेशा H+ आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ पे अभिक्रिया भी हमने लिख दिया है, HCl को मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, अम्ल को NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अर्थात क्षार के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और H2O बनता है अर्थात जल बनता है। तो ये जो आपका अभिक्रिया है, अम्ल प्लस क्षार को मिलाने पर लवण और जल बनता है, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शन है, ए उदासीनीकरण, बी संयोजन, सी अवक्षेपण, डी विघटन। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए, 24 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ आप उत्तर देना, 24A, 24B, 24C, 24D ऐसा लिखिएगा, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो दैनिक जीवन में हमेशा घटते रहती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 24 का सही आंसर होगा ए, उदासीनीकरण, राइट। चलिए 25वें नंबर के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 25 क्वेश्चन है, ट्रेडमिल टेस्ट किसकी चिकित्सा से संबंधित है ना। ट्रेडमिल टेस्ट किसकी चिकित्सा से संबंधित है। भारत में तो बहुत कम होता है लेकिन विदेशों में ये बहुत होता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है कि ए गुर्दा, गुर्दा मतलब क्या होता है, किडनी, वृक्क। बी फेफड़ा अर्थात लंग्स हो गया, सी हृदय अर्थात हार्ट हो गया, डी पैर अर्थात लेग्स हो गया, ठीक है। तो गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, पैर, 25 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। कुछ छात्रों के इसमें गलत जवाब भी जो है वो आपके आ सकते हैं। तो याद रखेंगे ट्रेडमिल टेस्ट, ठीक। कभी भी ट्रेडमिल टेस्ट ये नाम सुन करके या इस प्रकार का चित्र दिमाग में इमेजिन करके आप ये गलत मत सोच लेना कि ये लेग्स वगैरह से, पैर वगैरह से संबंधित होगा, ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट हमेशा जो व्यक्ति का आपका हार्ट का मैकेनिज्म है, प्रॉपर हार्ट तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, हृदय तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए किया जाता है, अर्थात 25 का सही आंसर क्या है आपका सी, ठीक है। तो याद रखेंगे ट्रेडमिल टेस्ट किसके जांच के लिए करते हैं, हार्ट या हृदय के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। देखो जो आपके अलग अलग रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है, और आपका रेडियो वेव्स है, सबकी अलग अलग वेधन क्षमता होती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या चीजें जो है वो आपका दी गई हैं। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, ए एक्स किरण, बी बीटा किरण, सी अल्फा किरण, डी गामा किरण, ठीक है। तो इस ऑप्शन को अगर अगर देखा जाए तो ये चारों में से जो आपका गामा किरण होता है उसकी जो आपका वेधन क्षमता होती है बाकी किरणों की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख लो, ठीक है। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स क्या कहलाता है। 27 के ऑप्शन क्या क्या है, ए इथोलॉजी, बी फ्रेनोलॉजी, सी ओरिनोलॉजी, डी क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी तो नहीं होगा क्योंकि क्रोमेट या इस प्रकार का वर्ड रंग से संबंधित होता है। तो 27 का चलिए आंसर बताइए, 27 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। 27A, 27B, 27C, 27D ऐसा लिखेंगे, मैं पढ़ूंगा उसको,
ठीक। तो स्टडी ऑफ ड्रीम्स या स्वप्नों का जो आपका अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? ऑरिनोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑरिनोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? जो हमारा ओजोन लेयर है उसका क्षय या उसमें छेद किस वजह से होता है? आपके ऑप्शन है: ए विमानन ईंधन, जो एरोप्लेन से आपका ईंधन जो इसमें यूज होता है या धुआं निकलता है उसकी वजह से; बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट में CFC भी कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को; सी ज्वालामुखीय उद्भेदन, ज्वालामुखी विस्फोट होने से; डी रेडियोधर्मी किरणें अर्थात रेडियो वेव्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही बोलना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर करके इसको कई बार पूछा है। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर होगा बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? जैसे इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा कि ओजोन परत के क्षय के लिए कौन उत्तरदायी है, उत्तर हमने लगाया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैसे ये जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। आपके ऑप्शन है: ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ओजोन। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहते हैं, उसके लिए मेन जो आपका कारण है वो अत्यधिक मात्रा में CO2 का उत्सर्जन है। इसका मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए 30वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? मतलब स्टेन क्लीनर के लिए किसका यूज करते हैं, ये पूछा गया है। कपड़े के दाग हटाने के लिए, जो आपका रस्टिंग के जो धब्बे होते हैं, जंग के जो धब्बे होते हैं, उनको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन देख लीजिए: ए मिट्टी का तेल, बी ऑक्जेलिक एसिड, सी ईथर, डी एल्कोहल। ठीक है, तो 30 का क्या होगा आप कमेंट करिएगा। 30A होगा, 30B होगा, 30C होगा या 30D होगा? ठीक है, तो जब तक आप कमेंट कर रहे हैं तब तक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसमें कि हमारी सब्जी में आपका एक प्रमुख सब्जी होता है जिसको हम लगभग हर सब्जियों में यूज करते हैं, वो है आपका टोमेटो अर्थात टमाटर। ठीक है, अम्लों के बहुत सारे स्रोत होते हैं, अलग अलग अम्लों के अलग अलग स्रोत होते हैं। इस टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। अब तो आप जान गए होंगे उत्तर क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ये जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है ये स्टेन क्लीनर क्लीनर के लिए यूज करते हैं, लाइक कांच के दाग धब्बों को मिटाने के लिए, फर्श के दाग धब्बों को मिटाने के लिए, कपड़ों के दाग धब्बों को मिटाने के लिए, जंग के दाग धब्बों को मिटाने के लिए। ठीक है, आपने वेनिस वगैरह का नाम सुना होगा जिससे फर्श वगैरह साफ करते हैं, कपड़े के दाग धब्बे वगैरह साफ करते हैं। आपने कांच साफ करने के लिए जो आपका एक स्प्रे आता है, अभी एट ए टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, कॉलिन कॉलिन स्प्रे। ये जो आपके जितने भी स्टेन क्लीनर वाले प्रोडक्ट होते हैं, इसमें मेन जो आपका इंग्रेडिएंट होता है या मेन जो आपका सामान होता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो याद रखेंगे 30 का आप सही आंसर क्या लेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। ये स्टेन क्लीनर के रूप में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बनाना से रिलेटेड है। क्या है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ए मीथेन, बी एथिलीन, सी इथेन, डी एसिटिलीन। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 31 का क्या आंसर होगा आप बताएंगे? ठीक है, हरे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखो क्या होता है, हम लोग बॉटनी के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। ठीक है, अब
पादप हार्मोन तो बहुत सारे होते हैं, मुख्यतः पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, जिबरेलिन होता है, एक होता है उसमें से एथिलीन, और एक होता है एब्सिसिक एसिड। ये 5 प्रकार के प्रमुख प्लांट हार्मोन होते हैं। बाकी के ऊपर भी मैं चर्चा नहीं करता। जो एथिलीन होता है यह एक प्लांट हार्मोन है जो पादपों में आपका सेक्रेट होता है, पादपों में स्रावित होता है, और यह कच्चे फलों को पकाता है, पकाने के लिए, ठीक है, मतलब फ्रूट को मैच्योर करता है। लेकिन इस हार्मोन का, इस एथिलीन का उपयोग कृत्रिम तरीके से भी करते हैं। फलों में इसको छिड़क करके, कच्चे फलों में इसको छिड़क करके, छिड़काव करके उसको पकाया जाता है। तो हरे फलों या कच्चे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए प्रयुक्त जो आपका गैस है, बोल सकते हैं, वो क्या है आपका एथिलीन। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 31 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। एसिड रेन से रिलेटेड है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, ठीक है, ऑप्शन है आपके, ए ओजोन होती है, बी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डी नाइट्रिक अम्ल होता है। जो आपका एसिड रेन होता है, जो आपका कहना चाहिए अम्ल वर्षा होती है, उसमें क्या पाया जाता है बेसिकली? तो 32 का क्या होगा आंसर, आप कमेंट करिएगा। 32 ए होगा, 32 बी होगा, सी होगा, या आपका डी होगा? ठीक। देखो क्या होता है, अम्ल वर्षा के तो बेटा बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जनरली जो अम्ल वर्षा सामान्य रूप में होती है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी जो आपकी प्रदूषक गैसें होती हैं, खास करके कल कारखानों से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, उसमें से एक गैस होती है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये इन्वायरमेंट में ऐसा पाई जाती है, कल कारखानों से निकलती है। अब जब पानी गिरता है, जब सामान्य वर्षा होती है, तो पानी मतलब क्या हो गया? H2O। ये H2O हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले इस SO2 से जो है वो आपका क्रिया करता है, और क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है। H2SO4 क्या बनाता है? H2SO4। H2SO4 मतलब इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पानी सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। अब वो सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा, मतलब तनु होगा या सांद्र होगा, डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र के वायुमंडल में कितना सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जितना अधिक रहेगा उतना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, और वो उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर एक उत्तर लेना रहता है एसिड रेन के लिए, तो उसमें उत्तर लेते हैं हम किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड। राइट। 33 33 है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है, ठीक है, जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? बड़ा लंबा चौड़ा कठिन लिख दिया है, मैं सरल भाषा में बोल दूं। वेंटिलेटर पर जब आदमी जाता है तो जब उसको मास्क लगाया जाता है, ऑक्सीजन मास्क, तो उस मास्क में, मतलब या उस ऑक्सीजन सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन गैस नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ एक और गैस मिलाया जाता है। वो कौन सा गैस होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी रेडान, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी क्रिप्टान। ठीक है, तो 33 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि जब भी व्यक्ति को आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब वेंटिलेटर पे रखा जाता है, उस ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो उसका सही आंसर है सी, हीलियम। आंसर क्या हो जाएगा? सी, हीलियम। ठीक। 34 अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक, 34 मिल्क से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? अब आप बोलेंगे सर दूध में शक्कर मिलाते हैं तो मिठास आती है। वो तो आती ही आती है, लेकिन नेचुरली आप देखे होंगे दूध में हल्का सा मिठास रहता है। वो किसके कारण है? आपके ऑप्शन है, ए माइक्रोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज, डी कैरोटीन। ठीक है,
तो 34 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा, बताइए। ठीक, किसकी उपस्थिति के चलते दूध में हल्का मीठापन रहता है? ठीक है, तो 34 का सही आंसर है क्या? बी, लैक्टोज। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ें। 50 क्वेश्चन अपने करने हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 35। अब ये कटोरी में क्या दिखाई दे रहा है? घी। मतलब हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो घी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार का एरोमा पाया जाता है, मतलब एक विशेष प्रकार का सुगंध पाया जाता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ठीक, आपके ऑप्शन है ए लैक्टोज, बी कैसीन, सी डाई एसिटिल या डाई एसिटल जिसको बोला जाता है, और डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी उपस्थिति के चलते जो है घी का एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है? तो 35 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? आप कमेंट करके बताएंगे। लाइव प्रीमियर के दौरान आपके मैसेज में पढ़ता हुआ चलूंगा। ठीक है, कितने लोगों ने जिसका जवाब जो है वो आपका सही दिया है। ठीक, तो दूध की जो एक विशेष गंध होती है ना, एक विशेष प्रकार के बोलना चाहिए उसमें पाए जाने वाले पदार्थ के कारण होती है, वो है डाई एसिटिल। ठीक है, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा सी, डाई एसिटिल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 भी बोल सकते हैं दूध या दही से जो है वो आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? ऑप्शन है आपके, ए पास्चुरीकरण, पास्चुराइजेशन, बी किण्वन जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन, सी उपापचय जिसका मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, डी विघटन जिसका मतलब आपका डिग्रेडेशन होता है। तो आंसर तो आपके सामने आ गया है, इसका थोड़ा जल्दी आ गया। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी किण्वन। ठीक है, दूध में जो आपके एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है दूध को फर्मेंटेट कर देते हैं, और फर्मेंटेशन प्रक्रिया के कारण या किण्वन प्रक्रिया के कारण दूध किसमें तब्दील होता है? दही में तब्दील होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। ठीक है, जीन से जो है वो आपका संबंधित है, डीएनए वगैरह संबंधित है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं जीन? ऑप्शन आपका ए केंद्रीय झिल्ली में होते हैं, कोशिका कला में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं, या डी गुणसूत्र में होते हैं। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो आनुवांशिक यूनिट अर्थात जो जीन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, 37 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? केंद्रीय झिल्ली में पाया जाता है, कोशिका कला में पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है, या गुणसूत्रों में पाया जाता है? कोशिका पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया था कि कोशिका के भीतर एक केंद्रक होता है, केंद्रक के भीतर केंद्रिका होती है, केंद्रक और केंद्रिका के भीतर धागे नुमा संरचना पाई जाती है। जिनको ऐसे बोलते हुए समझ में नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा मैं लिख करके भी जो है आपका समझा दे रहा हूँ, कि जैसे कि आपका ये क्या हो गया, मान लीजिए ये एक कोशिका हो गया, कोशिका के भीतर क्या होता है? केंद्रक, केंद्रक के भीतर क्या होती है? केंद्रिका, और यहाँ पे ऐसे धागे नुमा जो आपका संरचना पाई जाती है, इसी को कहते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र, और इसी क्रोमोसोम या गुणसूत्र में पाए जाते हैं क्या? जीन्स। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी गुणसूत्र। जीन जो हैं वो आपके किस में पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही जोड़ी सुमेलित करने वाला है। ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सी समुद्री मील दूरी की इकाई है, डी सेल्सियस उष्मा की इकाई है? तो इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, बताइए। देख लीजिए थोड़ा क्वेश्चन। और 38 का ए होगा या बी होगा, सी होगा, डी होगा?
ये आप आंसर कीजिए। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। ठीक, कमेंट करिएगा। चलिए उत्तर देखें इसका। ठीक, तो 38 का जो आपका सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस जो होती है वो आपके ताप की इकाई होती है। ताप की बेसिकली जो है आपका कहना चाहिए, एक तो सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, और आपका केल्विन होता है, और एक र्यूमर होता है। 4 इकाइयां होती हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। जिसमें से जो केल्विन होता है वो आपका कहना चाहिए ताप का एसआई मात्रक होता है। तो सेल्सियस भी ताप का मात्रक है, वो उष्मा की इकाई नहीं है। बाकी समुद्री मील दूरी की इकाई है, सही है। नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी की मापन किया जाता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये भी सही है। ठीक है, 38 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम 39 देखते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं। इसको भी मैंने जो है वो आपका पढ़ाया है, जो हमारा रिसेंट जो हमारे इससे पहले क्लास हुआ था, जिसमें मैंने आपको परमाणुओं के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कहलाती है ए क्वांटम संख्या, बी परमाणु संख्या, सी द्रव्यमान संख्या, डी एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, तो ये जो हमारा परमाणु होता है, इस परमाणु के नाभिक में बीच में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज लिए प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज लिए न्यूट्रॉन होते हैं। और ये दोनों का योगफल क्या कहलाता है? 39 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रल उदासीन कोई बिना कोई चार्ज वाले जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों मिलकर के परमाणु के द्रव्यमान को डिसाइड करते हैं, परमाणु के मास को डिसाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास द्रव्यमान संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका सी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, किससे होता है? ए सी एन ओ से, सी एन ओ मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, बी सी एच एस से कार्बन हाइड्रोजन और आपका सल्फर से, सी सी एस पी से कार्बन सल्फर और फास्फोरस से, डी सी एच ओ से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो कार्बोहाइड्रेट किन 3 तत्वों से मिलकर के बनता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो 40 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किन 3 तत्वों से मिलकर के बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है CHO, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही 3 तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के केमिकल कंपोजिशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? समुद्री घोड़ा है, सी हॉर्स क्या है? ए एक समुद्री स्तनधारी, बी एक मछली, सी एक कोरल, डी एक उभयचर। तो 41 का ए बी सी डी क्या होगा, बताइए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, समुद्री घोड़ा जिसको कहते हैं क्या? सी हॉर्स, जिसकी आकृति की तुलना की जाती है छत्तीसगढ़ के हमारे मैप से, छत्तीसगढ़ की आकृति से। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। अब इसमें आंख बना दोगे ऐसा, और थोड़ा ऐसा गलफड़ा निकाल दोगे, पूंछ को थोड़ा थोड़ा ऐसा बढ़ा दोगे, उसमें भी पंख लगा दोगे, तो ये दिखता है किसके जैसे? समुद्री घोड़े के जैसे, सी हॉर्स के जैसे। तो ये पूछ रहा है कि क्या यह एक स्तनधारी है, मतलब क्या यह एक मैमल्स है, क्या यह एक मछली है, मतलब फिशेस की श्रेणी में आता है, क्या यह एक कोरल है? ठीक है, अब कोरल बोलोगे तो
जो आपके 11 फाइलम होते हैं उसमें से एक फाइलम जो आपका सिलेंट्रेटा होता है उसके अंतर्गत आएगा। उभयचर बोलोगे तो ये एम्फीबियन कहलाएगा, एम्फीबियन कहलाएगा, मतलब कॉर्डेटा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो समुद्री घोड़ा, भले नाम समुद्री घोड़ा है लेकिन समुद्री घोड़ा एक सिंपल मछली है। मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ इन चीजों को भाई। जिसमें गिल्स पाया जाएगा, जो गिल्स के माध्यम से श्वसन करेगा, वो तो मछली का गुण है ना। तो समुद्री घोड़ा क्या है, एक मछली है। गलती से इसको मैमल वैमल जो है आप मत मान लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। समुद्री घोड़ा एक क्या है, मछली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 42। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं। जिनके पास कार वगैरह है वो इसका आंसर तुरंत बता लेंगे, मतलब थोड़ा सा उस पे इंटरेस्ट रखते होंगे तो। ठीक है, ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी रेडिएटर, ऑप्शन सी कार्बोरेटर, ऑप्शन डी कूलेंट। ठीक है, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो 42 ए होगा, 42 बी होगा, 42 सी होगा या 42 डी होगा, बताइए। रेफ्रिजरेटर भी ठंडा करता है लेकिन वो कार के इंजन को ठंडा तो नहीं करता। अब कार से जुड़ा हुआ ये तीन वर्ड है, रेडिएटर भी कार से जुड़ा हुआ वर्ड है, कार्बोरेटर भी इंजन से जुड़ा हुआ वर्ड है, कूलेंट ये तो बिल्कुल कार के एसी में यूज होता है कूलेंट। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है इंजन को ठंडा रखने का, तो कार के इंजन को ठंडा रखता है रेडिएटर। ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, 43 को अपन देख लेते हैं। त्रिविध टीका, ट्रिपल एंटीजन जिसको कहा जाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन तीन चीजों के लिए दिया जाता है, अर्थात किन तीन रोगों से बचाव के लिए जो है वो आपका दिया जाता है। आपके ऑप्शन है, देख लीजिए। ए डिप्थीरिया, चेचक, टाइफाइड। बी डिप्थीरिया, चेचक, पीलिया। सी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस। डी डिप्थीरिया, पीलिया, टाइफाइड। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कंफ्यूजिंग करने वाला जो आपका ऑप्शन है इसके चलते थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो, देखो और कमेंट करिए कि 43 ए होगा, 43 बी होगा, 43 सी होगा या 43 डी होगा। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसे कहते हैं, त्रिविध टीका किसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट नाम भी है लेकिन वो नाम मैं बता दूंगा तो हो सकता है कि आप तुरंत जो है गैस कर लो। चलिए मैं नाम थोड़ा बता दे रहा हूँ, कुछ लोग को क्लू मिल जाएगा तब आप आंसर दे पाए। कई लोगों का आंसर आ गया होगा। डीपीटी कहते हैं इसको। अब डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो सर ए और बी तो नहीं होगा, सी और डी लग रहा है, डी ज्यादा लग रहा है कि डी से डिप्थीरिया हो गया, पी से पोलियो हो गया, टी से टाइफाइड हो गया। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो आप गलत हैं। ठीक है, इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस। अब जिनको नहीं पता उनको बता दे रहा हूँ, इस डीपीटी में डी का मतलब डिप्थीरिया है, पी का मतलब पर्ट्यूसिस है, पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया को ही काली खांसी को ही क्या कहते हैं, पर्ट्यूसिस। और टी का मतलब क्या है, टिटेनस। तो कभी ऐसा दे देता है ना तो छात्र कंफ्यूज होते हैं, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पीलिया या पोलियो, और टी फॉर टाइफाइड, मतलब ये गलत हो जाएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, देख लीजिए। किडनी से मतलब फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे आपका जुड़ा हुआ है। स्तनधारियों में निषेचन होता है, स्तनधारियों में फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका कहाँ पर होता है। आपके ऑप्शन है, ए गर्भाशयी नलिका में, बी गर्भाशय में, सी मूत्र मार्ग में, डी अंडाशय में। थोड़ा इजी कर देता हूं मैं। ए फैलोपियन ट्यूब में, बी यूट्रस में, सी आपका मूत्र मार्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, यूरेथ्रा।
उसमें, और डी अंडाशय में या ओवरी में। ठीक है, इसमें से कहां पर जो है आपका निषेचन होता है, मतलब कहां पर फीमेल का जो अंडाणु होता है और मेल का जो शुक्राणु होता है ना, फीमेल का जो ओवम या अंडाणु होता है, मेल का स्पर्म, और जो शुक्राणु होता है, इनके बीच फर्टिलाइजेशन, ये दूसरे का निषेचन ये कहां पर करते हैं? तो इसका सही आंसर है गर्भाशयी नलिका, इसी को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो याद रखिए, ह्यूमन में खास करके मादा में होता है ये फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन या आपका निषेचन होता है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ए, गर्भाशयी नलिका में, या उसी को क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 बॉटनी से रिलेटेड है। पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक क्या होता है ना? पत्तियों में रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं जो खुलते बंद होते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए, द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल। बी, कोशिकाओं में क्लोरोफिल या पर्णहरिम की मात्रा। सी, कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा। डी, कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। किसकी वजह से जो स्टोमेटा हैं वो खुलते हैं और आपका बंद होते हैं? ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आप बताएंगे। 45 ए होगा, 45 बी होगा, 45 सी होगा, या 45 डी होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका ए, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल। इनके चलते ही, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के चलते ही स्टोमेटा के द्वार खुलते और बंद होते हैं। आंसर क्या लेना है आपका? गार्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 46 अपन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं या वायरसों के लिए प्रभावी है, उनसे लड़ने के लिए जो है वो आपका प्रभावी है? ठीक है, वो कौन सा प्रोटीन है? ए, ग्लूटेमिन। बी, इंटरफेरॉन। सी, केसिन। डी, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो वायरसों के लिए, विषाणुओं के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? 46 ए होगा, 46 का बी होगा, 46 का सी होगा, या 46 का डी होगा? कमेंट करके बताइए फटाफट। ठीक है, बॉटनी क्वेश्चन थोड़े से छात्रों को आपका कठिन लगने लगते हैं, क्योंकि बॉटनी हम ज्यादातर पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 46 का बी, इंटरफेरॉन जो प्रोटीन है वो विषाणुओं के लिए ज्यादा प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 47, 47। ठीक है, अब 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारद ताप मापी के आविष्कारक कौन है? थर्मामीटर जनरली जो आप यूज करते हैं आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाला यूज करते हैं, लेकिन जो पारद थर्मामीटर होता है, मतलब पारा वाला जो थर्मामीटर, जो तापमापी होता है जिसमें पारा या मरकरी भरा रहता है, उसके आविष्कारक जो है वो कौन थे? ए, एडिसन। बी, फॉरेनहाइट। सी, गैलीलियो। डी, हिक्स। हल्का सा दिमाग लगाएंगे तुरंत इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। 47 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, या आपका डी होगा? पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, तो ताप के मैंने आपको अलग अलग पैमाने बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि ताप का पैमाना सेल्सियस भी होता है। ठीक है, ताप के कौन कौन से पैमाने होते हैं भाई? ताप का पैमाना होता है, एक आपका होता है सेल्सियस, एक होता है फारेनहाइट, एक होता है र्यूमर, एक होता है केल्विन। जिसमें से जो एसआई मात्रक ताप का होता है केल्विन, लेकिन अधिकांश तापमापी में जो आपका टेम्परेचर शो होता है वो फॉरेनहाइट में होता है। रीजन है, तापमापी के खोजकर्ता ही कौन है? आपके फॉरेनहाइट नामक वैज्ञानिक। उन्हीं के नाम में एक आपका मापक इकाई का नाम ही क्या है? आपका फॉरेनहाइट। ठीक है, तो पारद तापमापी का आविष्कार करता कौन? फॉरेनहाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देख लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र
सूर्य है, न कि पृथ्वी। कौन वैज्ञानिक था? ए कॉपरनिकस, बी केपलर, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। ठीक है, तो 48 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ये बताया कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी? जिन लोग मेरे से इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े हैं, ठीक है, उनको पता होगा, जो पेड क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको, क्योंकि ज्योग्राफी की शुरुआत में ही मैं पढ़ाता हूँ आपको कॉपरनिकस का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत हम कॉपरनिकस थ्योरी को पढ़ते हैं, जिसने बताया कि इस आपका ब्रह्मांड या हमारे सौर मंडल का केंद्र क्या है? आपका सूर्य है। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऐसा ओमेगा जो चिन्ह है, ठीक है, ये ओम के नियम से लिया गया आपका मात्रक है। तो ये जो ओम का मात्रक होता है ना, ये किस राशि का मात्रक होता है? उल्टा पूछा गया है, मात्रक बता दिया गया है, किस राशि के लिए इस मात्रक का प्रयोग करते हैं ये पूछा गया। आपके ऑप्शन है, ए विद्युत धारा, बी प्रतिरोध, सी विभवांतर, डी विद्युत धारिता का। ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 49 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी होगा? कमेंट करिएगा। फिर अपन लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। 49 ए, 49 बी, 49 सी या 49 डी? ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी, प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? ओम। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे चलिए विचार कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी बायल, ऑप्शन सी चार्ल्स, ऑप्शन डी कैवेंडिस। तो 50 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? हाइड्रोजन के खोजकर्ता जो है वो आपके कौन है? तो बताइए, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो है आप जवाब दीजिए कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा जो है वो आपका की गई थी? 50 ए, 50 बी, 50 सी या 50 डी? ठीक, तो चलिए उत्तर देते हैं। इसका सही आंसर है डी, कैवेंडिस। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? आपके कैवेंडिस। ठीक, और इसी के साथ जो हमारा पूरा का पूरा आज का जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज है वो यहीं पे क्या होता है, हमारा आपका समाप्त तो होता है। ठीक है, तो जो भी छात्र आज के इस पूरे के पूरे सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास की शुरुआत में फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ मेरी उंगली के पास यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 9691192359, जो कि बेसिकली जो है हमारे फ्री क्लास, फ्री ऑनलाइन कोर्स का नंबर है। आप इस नंबर पे हमको क्या करिए, व्हाट्सअप करिए। यहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। और जो छात्र हमसे जुड़ करके आपका संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, सभी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपका अवेलेबल है। इन ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी के लिए आपको हमारा ये जो नंबर है जहाँ पे लिखा हुआ है पेड ऑनलाइन कोर्स का नंबर 7470960094, यहाँ पे इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, जहाँ पे एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको पेड कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। तो मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।